आदाब, मैं हूं अर्शद डार। जम्मू कश्मीर पुलिस की हमेशा ये कोशिश रही है कि जब भी यहाँ के आम लोग किसी परेशानी में दो चार होते हैं तो उनको कैसे बाहर निकाला जाए, यहाँ के लोगों को कैसे अवेयर किया जाए। साइबर क्राइम के हवाले से बहुत अरसे से बात चल रही है, साइबर फ्रॉड्स के हवाले से बहुत अरसे से बात चल रही है, कैसे लोगों को अवेयर करना है, कौन से प्रिकॉशंस हमें इख्तियार करने हैं। अभी तक साइबर पुलिस का क्या रोल रहा है, साइबर क्राइम का क्या रोल रहा है, कितनी रिकवरीज हुई है, या कैसे उन सबको अवेयर करना है, कैसे बचना है। इस सब पर बहुत वर्कशॉप्स हुए हैं, सेमिनार्स हुए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई है। लेकिन आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ बैठे हैं जो खुद इस डिपार्टमेंट को हेड करते हैं और तफसीलन साइबर क्राइम के हवाले से, फ्रॉड्स के हवाले से, कैसे लोगों को बचना है, कैसे अवेयर होना है, उस सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ आज तशरीफ़ फरमा है एसएसपी साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेंटर फॉर एक्सीलेंस जनाब रमनेश गुप्ता जी। सर, आपका बहुत बहुत खुशामदीद हमारे इस प्रोग्राम में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी अरसे से ये डिपार्टमेंट काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, जब से साइबर फ्रॉड्स बढ़े हैं, साइबर क्राइम बढ़ा है, लोगों को OTPs के थ्रू, ऑनलाइन गेम्स के थ्रू, किसी भी चीज़ के थ्रू लूटा जा रहा है और लोग काफ़ी परेशान है। अभी तक आप इस सब सिनेरियो को एज ए चीफ कैसे देखते हैं? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए आप यहाँ पर आए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि साइबर क्राइम जो है आज का इमर्जिंग क्राइम है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उसके बेनिफिट्स हैं, लेकिन साथ साथ में उसके कुछ डार्क एरियाज भी हैं। जैसे आपने अभी बताया कि इस टॉपिक को हम कैसे देखते हैं। जैसे आप जानते हैं कि आज की दुनिया में हम सभी लोग कहीं ना कहीं इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, चाहे वो सोशल मीडिया अकाउंट्स हों, चाहे वो बैंकिंग सर्विसेज हों, चाहे वो ई-कॉमर्स सर्विसेज हों। तो जैसे जैसे सर्विसेज आई हैं, ये सभी सर्विसेज जो है एक आम आदमी की ज़िंदगी में सहूलियत के लिए दी गई, लेकिन इसमें कुछ ग्रे एरियाज ऐसे थे जिसका कि बेनिफिट फ्रॉडस्टर्स ने लिया और आम आदमी को लूटा। जैसे कि आप रोज देखते होंगे पेपर में या कहीं मीडिया में डिजिटल अरेस्ट के केसेस, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स, फिशिंग फ्रॉड्स, सोशल मीडिया फ्रॉड्स, साइबर स्लेवरी। उसके अलावा बहुत सारे ऑनलाइन गेमिंग एप्स आ गए हैं। उसके बाद सेक्सुअल बुलिंग है, साइबर बुलिंग है, एक्सटॉर्शंस हैं, सब ऑनलाइन हो रहे हैं। इसमें मैं ये कहूँगा कि कहीं ना कहीं जो हम लोग जो कि जब हम अपना फ़ोन ऑन करते हैं तो हम कहीं ना कहीं जैसे ही फ़ोन ऑन करते हैं हम इंटरनेट से कनेक्टेड हो जाते हैं। अब इंटरनेट पे जब हम कनेक्टेड होते हैं तो सामने से इंफॉर्मेशन का ओवरफ्लो है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। अब हम लोगों को डिसाइड ये करना है कि कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे लिए यूजफुल है और कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे लिए यूजफुल नहीं है। लेकिन हम उस इंफॉर्मेशन के ओवरफ्लो को में चले जाते हैं और कई बार ऐसी ऐसी साइट्स या ऐसे लिंक्स पे चले जाते हैं जिसमें हमें नहीं जाना चाहिए। और आज की डेट में अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, फेसबुक जो कि सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। अगर आप फेसबुक को देखें, फेसबुक पे जब कोई अपना अकाउंट क्रिएट करता है तो फेसबुक आपसे 15 किस्म की जो है परमिशन मांगता है जी। जैसे कि आपका ऑडियो, वीडियो, माइक्रोफोन, गैलरी। जब आप वो एक्सेस देते जाते हैं तो वो एक फ्री हैंड उनको मिल जाता है। वो आपके हर चीज को देख सकते हैं। आप किससे बात कर रहे हैं, आप क्या पहनते हैं, आप क्या खाते हैं। क्योंकि जब भी आप कोई चीज उस पे, मान लीजिए आपने कोई शूज देखा या कोई टी-शर्ट देखी, आपको वही एड्स आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उसका एल्गोरिथम इस तरीके से फिट है तो आपका माइंड रीड करता है। वो आप क्या सर्फ कर रहे हैं आपको वही परोसा जाएगा। तो वो उसका हर एक लॉग क्रिएट हो रहा है। अगर आपके अकाउंट की एक्सेस किसी को मिल जाए तो वो पता कर सकता है कि इस आदमी की ओरिएंटेशन क्या है, ये क्या खाना पसंद करता है, ये क्या पहनना पसंद करता है, इसकी लोकेशन कहाँ है, ये रात को कहाँ होता है, इसका रेजिडेंस कहाँ है, ये सुबह कितने बजे उठता है, ये रात को कितने बजे सोता है, ये काम क्या करता है, इसका दिन ज्यादा कहाँ गुजरता है, ये किस किस किस्म का खाना पसंद करता है, पीना पसंद करता है। जब आदमी के पास एक आपका पूरे का पूरा एक आप किस किस्म के आदमी हैं, जब उसको एक आइडिया बन जाए तो आपके उसके बाद लोग क्या है, कहीं जाते हैं अपने वीडियो शेयर कर देते हैं, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पोस्ट कर देते हैं। तो हर आदमी आपका चाहने वाला नहीं होता। आपके साथ वो कुछ लोग आपसे नफरत भी करते हैं, कुछ लोग वहां पर लुटेरे भी हैं, इंतजार कर रहे होते हैं कि कब आप गलती करें जी। तो ये जो आपका फोन है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मैंने एक एग्जांपल दी। आपके फोन पे आपके फाइनेंस भी हैं, बिल्कुल,
आपके फोन आपकी रेपुटेशन भी है। आपके फोन आज की डेट में फोन पे आप सब कुछ कर रहे हैं, तो इसका बड़ा जुडिशियस यूज कीजिए। अभी मैं एक बड़े सीनियर ऑफिसर को सुन रहा था, वो बता रहे थे कि फोन पे हमारे 1 लाख फीचर्स, जिसमें से हम सिर्फ 50 या 60 इस्तेमाल फीचर्स कर रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि ये फोन हमारे हाथ में एक सुपर कंप्यूटर, तो इसको हमें बड़ा जुडिशियसली यूज करना है। अब अवेयरनेस पार्ट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो साइबर फ्रॉड कर रहे हैं वो या तो आपको सोशल मीडिया के थ्रू या आपको कॉल के थ्रू अप्रोच करेंगे, क्योंकि हर आज की डेट में हर आदमी को कॉल्स आ रही हैं कि आपका कोई लॉटरी लग गई, आपका क्रेडिट कार्ड हो गया, आपका डेबिट कार्ड हो गया, जिसके बारे में आपको इल्मियत भी नहीं होती है। तो वो डाटा उनके पास अवेलेबल होता है। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर किसी के को कॉल आती है, अगर आपने उस लोन के लिए अप्लाई नहीं किया है, उस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई नहीं किया है, अगर आपसे कोई लिंक शेयर किया जाता है तो काइंडली मत कीजिए, क्योंकि वो लिंक नहीं है, वो आपके फोन को हैक करने की कोशिश की जा रही है। सर, अब क्या आपको लगता है कि देखिए, आपने बहुत सारी चीज़ों का अभी जिक्र किया, चाहे ऑनलाइन गेमिंग हो या OTPs मांगे जाते हैं या जॉब के स्कैम्स होते हैं या क्रेडिट कार्ड्स वगैरह होते हैं, आपने बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया, लेकिन क्या आपको लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे हमें लगता है कि हमारी खुद की गलती भी है, क्योंकि आखिरकार इंसान के अंदर एक लालच पैदा हो जाती है कि शायद मुझे 1 के 10 मिल जाएंगे तो मैं इस चीज़ में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन बाद में वो इस चीज़ को फ्रॉड का नाम देते हैं, स्कैम का नाम देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये गैम्बलिंग है, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ में जाते हैं तो वो गैम्बलिंग ही होगी, फिर आप बाद में कैसे कह सकते हैं कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया, जबकि आप खुद ही इस चीज़ में इन्वॉल्व होकर खुद ही अपनी मर्जी से उनको अपनी सारी डिटेल्स शेयर कर रहे हैं। मैं आपकी बात के साथ पार्शली एग्री करता हूँ। कुछ चीजें जेन्युइन भी होती हैं और कुछ चीजें वहां पर फ्रॉड भी होती हैं। ये आपने डिसाइड करना है कि हमें किस रास्ते पर जाना, तो उसको आपने वेरीफाई करना। अगर किसी किस्म की कोई ऐड आती है या किसी किस्म का कोई ऐसा कुछ पॉपअप होता है जिसमें कि आपको बताया जाता है कि रिसेंटली आपने देखा होगा फेसबुक पे बड़े सीनियर गवर्नमेंट फंक्शनरीज के फोटोज पे, जिसमें कि आप 20,000 रुपए इन्वेस्ट करें और आपको जी 3 महीने में या 1 साल में आपके पैसों को हम 3 गुना 2 गुना डबल कर देंगे। अगर इतने हाई प्रॉफिट्स दिए जा रहे हैं, अनरियलिस्टिक प्रॉफिट्स हैं, तो आप ये अज्यूम कीजिए कि वो एक ट्रैप है। कैसे देख सकता है? दिस इज नॉट पॉसिबल कि इतने बड़े प्रॉफिट्स मिलेंगे। और हमने बड़े सीनियर लोगों को, बड़े पढ़े लिखे लोगों को इन ट्रैप्स में आते हुए देखा। तो ग्रीड तो है ही है, लेकिन साथ में क्या है कि अवेयरनेस की कमी है। और आपके माध्यम से और हम बाकी चैनल्स के माध्यम से भी अब मैक्सिमम अवेयरनेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इंटरनेट है ये हमारी बेनिफिट के लिए, हमारी यूज के लिए है। ऐसा ना हो कि हम इंटरनेट को यूज ना करें, इंटरनेट हमें यूज कर ले और फ्रॉडस्टर्स का बेनिफिट जो कि आजकल के वक्त में हो रहा है। और आपकी हार्ड अर्न मनी जो पूरी जिंदगी आप लोगों ने कमाई है उसको कोई और लूट के चला जाए। कौन सी ऐसी मेजर थ्रेट्स हैं जो कॉमनली आपने अभी हमारे कश्मीर में देखी हैं, जो लोग अक्सर उस चीज का शिकार हो रहे हैं और बाद में अपना पैसा भी गंवा रहे हैं और अपनी इज्जत भी गंवा रहे हैं? सबसे पहले मैं सीनियर सिटीजन्स को लेकर बात करूंगा। हमने देखा कि आज की डेट में डिजिटल अरेस्ट के केसेस बहुत ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं और डिजिटल अरेस्ट में मोस्टली रिटायर्ड कपल्स जो हैं वो ही उसमें टारगेट किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो फ्रॉडस्टर जब किसी को अपना टारगेट बनाता है तो उसके पास उसकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑलरेडी होती है और वो उनके सामने वीडियो कॉल या व्हाट्सएप कॉल के थ्रू उनको कनेक्ट करता है और अपने आप को कोई गवर्नमेंट एजेंसी का ऑफिसर बताता है और बताता है कि आपका पार्सल या आपकी इन्वॉल्वमेंट किसी क्राइम में है और हम लोग आपको डिजिटली अरेस्ट कर रहे हैं। तो मैं पहले भी कहीं जगह ये बात बता चुका हूं, मैं फिर आपके माध्यम से बताता हूं, डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती। अगर आपको कोई ऐसा कॉल किसी को भी आए कि आपको डिजिटली अरेस्ट किया जा रहा है, आपके नाम का नोटिस निकला, आपके नाम का समन निकला है और कोई पुलिस ऑफिसर या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी का ऑफिसर या कोई जुडिशियल ऑफिसर बन के मिले, तो एकदम फोन को काट दीजिए और हमारा हेल्पलाइन नंबर 1930 उस पर कॉल कीजिए। किसी किस्म का कोई भी डिजिटल अरेस्ट नहीं होता। जब भी अरेस्ट होता है वो फिजिकल अरेस्ट होता है और कोई कितना भी आपको डराए, क्योंकि इस एज में आके जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं वो एक पीसफुल लाइफ जीना चाहते हैं। उनको लगता है कि हम किसी किस्म के क्राइम में ना इन्वॉल्व हो जाएं या कोई हमें फंसा ना दे, तो वो डर के मारे अपना पैसा लोग हार्ड अर्न मनी दे देते हैं, क्योंकि फ्रॉडस्टर्स उनके साथ उनका नाम, उनके क्रेडिट कार्ड, उनके आधार कार्ड, उनके पैन कार्ड तक शेयर कर देते हैं। वो इन्फॉर्मेशन उनके पास अवेलेबल होती है। तो हमने एक केस में देखा कि उन्होंने बड़े सीनियर जुडिशियल ऑफिसर्स के जो थे वारंट तक साइन डॉक्यूमेंट्स उनके साथ शेयर किए थे। तो मैं फिर आपके माध्यम से कहूंगा सीनियर सिटीजन्स को कि डिजिटल अरेस्ट बिल्कुल नहीं होता और हमारे ऑनरेबल पीएम को भी एक स्टेज पे आके कहना पड़ा कि डिजिटल अरेस्ट से बचें। तो
सेकंड ये है ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स। हमने ये देखा कि बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट्स के लिए स्कीम्स ढूंढते रहते हैं। इसी का जो बेनिफिट है फ्रॉडस्टर्स लेते हैं, वो उनको कॉल करते हैं, वो उनको व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड करते हैं, वो टेलीग्राम ग्रुप्स में उनको ऐड करते हैं और उनको इनिशियल में प्रॉफिट्स भी देते हैं जब स्मॉल अमाउंट होता है, क्योंकि उनका जो सॉफ्टवेयर होता है उसका एल्गोरिथम इस तरीके से फिट होता है कि अगर आप स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो वो उनको कुछ ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करवाते हैं कि उनको प्रॉफिट्स देते हैं। लेकिन जब अमाउंट हाई एंड पे चला जाता है तो उसके बाद जो होता है कि उनको उनसे कहा जाता है कि आपका टैक्स कटेगा, तो आप टैक्स में पैसा दीजिए। तो जब एक टाइम पे आके जब आदमी को एहसास होता है कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया है, तो वहां पर कॉल पिक होना बंद हो जाती है। और फिर वो जब हमारे पास आते हैं तो उस टाइम वक्त इतना चला गया होता है क्योंकि पैसा ड्रॉ हो गया होता है और मनी ट्रेल इतनी लंबी होती है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को भी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपके माध्यम से यही कहूंगा कि जब तक आप इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म को वेरीफाई ना कर लें तब तक बिल्कुल अपना हार्ड एंड मनी उसमें इन्वेस्ट ना करें, और जहां पर अनरियलिस्टिक प्रॉफिट्स आ रहे हों तो बिल्कुल भी इन्वेस्ट ना करें। इमीडिएट कौन सी ऐसी रिलीफ है जब भी कोई इंसान किसी भी फ्रॉड में शिकार होता है, तो इमीडिएट सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए? इमीडिएटली जैसे ही किसी को एहसास हो कि मेरे साथ साइबर फ्रॉड हो गया है, तो हमारी गवर्नमेंट की 1930 हेल्पलाइन, आप 1930 पे इमीडिएटली कॉल कीजिए। 1930 जो हेल्पलाइन है ये सभी बैंक्स के साथ CFCF RMS जो प्लेटफॉर्म है क्या 24/7 अवेलेबल है, और ये आप कॉल करेंगे इमीडिएटली, जैसे ही कॉल उस पर रजिस्टर होगी सभी बैंक्स को मैसेज चला जाएगा। अगर फ्रॉडेड अमाउंट किसी बैंक अकाउंट में होगा वहीं पर वो लीन हो जाएगा, वो पैसा ड्रॉ नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से हम फर्स्ट इमीडिएटली उसके पैसे को बचा पाएंगे। उसके साथ ही हमारी वेबसाइट है www.cybercrime.gov.in, आप उस पर लॉग इन कीजिए और उस पर भी आप हमारे साथ जो अपनी कंप्लेंट को बुक कर सकते हैं। तो हमारे जो ये हेल्पलाइन है ये 24/7 आपके लिए अवेलेबल है। ऑनलाइन गेमिंग की बात करिए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, अगरचे 100 से ज्यादा जो वेबसाइट्स हैं वो ब्लॉक हो चुकी हैं, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि स्कैमर्स का काम है, आप वो एक वेबसाइट आप ब्लॉक कर देते हैं, वो दूसरी तैयार करके रखे बैठे होते हैं। कितना चैलेंजिंग आपके डिपार्टमेंट के लिए है इस सबको टैकल करना? जैसे कि आप जानते हैं कि ऑनलाइन गेमिंग जो है वो इलीगल है, इसके बावजूद भी ऑनलाइन गेमिंग जो है वो हो रही है और हमारे पास भी ऐसे मसले रिपोर्टेड होते हैं। तो मैं आपके माध्यम से यही कहूंगा कि ऑनलाइन गेमिंग इलीगल है। जो इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, ऑनलाइन गेमिंग का जो एल्गोरिथम है, जो उसका सॉफ्टवेयर है, वो इस तरीके से उन्होंने उसको डिजाइन किया होता है कि जब आप स्टार्टिंग में उसमें इन्वॉल्व होते हैं तो आपको प्रॉफिट्स आते हैं, और उनको जब लगता है कि ये आदमी निकलना चाहता है या जब लॉसेस होने लगते हैं तो वो इमीडिएटली फिर प्रॉफिट देना शुरू करते हैं। तो एक किस्म का ट्रैप है, अपनी हार्ड एंड मनी इसमें बिल्कुल ना इन्वेस्ट करें। इन द एंड आप उसमें लूजर बन के ही निकलेंगे, और एक तो आप अपना पैसा लूज करेंगे और आप एक इलीगल एक्ट में भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो बिल्कुल भी ऑनलाइन गेमिंग का बिल भी गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है, तो आप ऑनलाइन गेमिंग में बिल्कुल भी जो है इन्वॉल्व ना हो। कितना चैलेंजिंग रोल रहता है फिर जब नए चैलेंजेस आपके सामने आ जाते हैं, नई वेबसाइट्स आ जाती हैं, नए तरीके आ जाते हैं, तो कितना चैलेंजिंग रोल रहता है? बिकॉज जो फ्रॉडस्टर्स हैं, टेक्नोलॉजी डे बाय डे जो है वो एडवांस होती जा रही है। उसके साथ ही जो फ्रॉडस्टर्स हैं उनका मॉडस ऑपरेंडी भी चेंज हो रहा है। वो भी देखते हैं कि लोग जो है उनकी ल्यूरमेंट किस तरफ है, तो लोगों की ओरिएंटेशन किस तरफ है, वो भी स्टडी करते हैं। तो उस हिसाब से ही वो सोशल इंजीनियरिंग करते हैं। वो देखते हैं कि इस आदमी की क्या कमजोरी है, क्योंकि जब वो एक टारगेट को आइडेंटिफाई करते हैं, जब वो फिशिंग करते हैं, जब वो अपना कांटा डालते हैं, तो वो देखते हैं कि इसकी कमजोरी क्या है। उन्होंने भी एक रेकी की होती है, उसको सोशल मीडिया अकाउंट को स्टडी किया होता है, उसकी पेइंग कैपेसिटी को स्टडी किया होता है, उसके बाद ही उसको टारगेट करते हैं। कई बार वो रैंडम फिशिंग भी करते हैं, उसमें भी लोग ट्रैप हो जाते हैं। तो मैं आपके माध्यम से यही कहूंगा कि जो गवर्नमेंट के जो प्लेटफॉर्म्स है उन्हीं पे ट्रस्ट कीजिए। इसके अलावा भी अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि RTO चलान का APK फाइल बड़ी फ्लोट हुई, जो उसके बाद गवर्नमेंट बिल्स थे, जैसे जल शक्ति डिपार्टमेंट का बिल था, ये फ्लोट हुआ। उसके बाद चारधाम यात्रा का भी एक APK फाइल चल रही थी। उसके बाद 8th पे कमीशन की भी एक APK फाइल चली। उस पे लोग जैसे ही क्लिक करते थे तो उनका फोन हैक हो जाता था। तो मैं आपके माध्यम से यही कहूंगा कि जब भी कोई APK फाइल आपके फोन पर आए तो काइंडली उसको डाउनलोड ना करें, इमीडिएटली उसको डिलीट करके अपने फोन को फॉर्मेट करवा ले। वो आपके फोन को हैक करने के लिए फ्रॉडस्टर ने APK फाइल डाली थी, जैसे ही आपका फोन हैक होगा आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके फोन से ही जितने आपके कॉन्टेक्ट्स होंगे वो मैसेज उसके बाद चला जाएगा। जैसे कि एक वो टर्माइट चलता है, जैसे वो चेन रिएक्शन चलती है, और वो जितने लोग उसमें ट्रैप होते जाएंगे फ्रॉडस्टर उतने फोन से मनी जो है वो OTPs लेके मनी जो है वो से विड्रॉ होती रहेगी। तो काइंडली आप ध्यान रखें, अगर कोई ऐसे कोई आपके पास मैसेज भी आता है कोई, तो आप गवर्नमेंट साइट पे जाएं, वहां पर नहीं तो फोन करें, कांटेक्ट करके चेक कर ले कि कोई मेरा बिल तो नहीं है, या कोई कई बार इनकम टैक्स के भी आते हैं, कई बार
ये आता है कि आपका बिजली का बिल कट रहा है तो उनको वेरीफाई कर लें। सर चलिए, व्हाट्सएप पे तो आप लिंक भेज सकते हैं और इजीली इंसान को ट्रैप किया जा सकता है, लेकिन आपने नोट्स किया होगा जो सेल्यूलर कंपनीज हैं उनके पर्सनल इनबॉक्स में भी आप चाहे केवाईसीज के मैसेज आते हैं, बैंक के मैसेज आ जाते हैं, या सेल्यूलर कंपनीज के स्कीम्स के मैसेज आ जाते हैं। क्या कभी आपने इस चीज को टैकल करने की कोशिश की कि सेल्यूलर कंपनी से भी हम इस चीज को लेकर बात करें सो दैट एक आम इंसान बच जाए? आपने स्पूफ ईमेल्स के बारे में सुना होगा। लगता है कि वे बिल्कुल जेन्युइन ईमेल है, लेकिन वो ईमेल जेन्युइन नहीं होती, वो स्पूफ मेल होती है। वो उसका सेम मेल क्रिएट करके आपको लगता है कि जेन्युइन मेल आई है, लेकिन जैसे ही उसमें लिंक होता है वो लिंक मालवेयर होता है। वो जैसे ही लिंक पे आप क्लिक करेंगे इमीडिएटली फोन हैक हो जाएगा। तो जब भी कोई ऐसी मेल आए तो उसके भी आप उसको वेरीफाई कर लीजिए, कंपनी को कॉल कर लीजिए। कई बार मैसेज आता है कि आपका फोन कटने वाला है, इतना बिल पे कर दीजिए, तो आप उस मेल को पहले वेरीफाई कर लीजिए। आजकल कंपनीज के अपने ऐप्स हैं, आप ऐप से भी वेरीफाई कर सकते हैं। अब एक यहाँ पे एक चीज देखी गई है, जैसा आपने खुद कहा कि लोगों के लिए इजी एक्सेस है। जब भी वो किसी इस चीज फ्रॉड में इन्वॉल्व हो जाते हैं, पैसा गवा देते हैं, तो इमीडिएट आपका जो टोल फ्री नंबर है, आपकी वेबसाइट है, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिजिकली भी आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जो कंसर्न डील करता होगा वहां पे जा सकते हैं। लेकिन लोगों में एक फोबिया है कि अगर मैं पुलिस स्टेशन जाता हूं तो शायद इल्जाम मुझ पे चढ़ सकता है कश्मीर। लेकिन जबकि आप उनके बेनिफिट के लिए बने हैं, उनके बेनिफिट के लिए बैठे हैं और उनको सहूलियत पहुंचाने के लिए यहाँ पे बैठे हैं, तो वैसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो डरते हैं कि अगर आप शायद इनके पास चले जाए तो यह शायद हम ही बोलेंगे कि आप क्यों कर रहे हैं, क्या कैसे कर रहे हो, और हमें भी वहां पे बंद रहना पड़ेगा। वैसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? मैं आपके माध्यम से सभी से ये कहूंगा कि जितने भी साइबर पुलिस स्टेशन और बाकी पुलिस स्टेशन है, ये गवर्नमेंट ने लोगों की सहूलियत के लिए बनाए हैं। ये आपके पुलिस स्टेशन, ये आपकी सुविधा के लिए हैं। अगर आप सिस्टम पे ट्रस्ट नहीं करेंगे तो सिस्टम कैसे चलेगा? और इन थानों पे आपने आना है, हम लोग आपके साथ 24/7 अवेलेबल है। और अगर आपको आपने देखा होगा पुलिस में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट लेवल्स होते हैं। अगर एक लेवल पे आपको सपोर्ट नहीं मिल रही है तो आप उसके नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। और हमारे नंबर पब्लिक डोमेन में हमेशा अवेलेबल, आप हमें कॉल कीजिए, आपको पूरा रिस्पॉन्स मिलेगा। और आपकी जितनी लीगल या लेजिटिमेट हेल्प होगी, जो कि सिस्टम हमें परमिट करता होगा, वो उससे ज्यादा ही आपकी हेल्प की जाएगी। तो अगर आप हमारे पास टाइमली आएंगे, गोल्डन आवर्स में आएंगे, तो हम आपका मैक्सिमम पैसा बचा पाएंगे। कई अरसे से लगातार आप स्कूल्स में वर्कशॉप्स कर रहे हैं, बच्चों से इंटरेक्शन कर रहे हैं, दुकानदारों से इंटरेक्शन कर रहे हैं, मीडिया इंटरेक्शंस आपकी कंटिन्यू हो रही है। आप कॉलेज, कल ही आप एक कॉलेज में गए थे वहाँ के लोगों से इंटरेक्शन करने के लिए, तो कितना बेनिफिशियल वो अभी तक साबित हुआ है, और क्या आने वाले वक्त में और मजीद ऐसी इंटरेक्शंस जनरल पब्लिक के साथ की जाएंगी? अवेयरनेस इज द की टू डील विद द साइबर क्राइम, क्योंकि मास अवेयरनेस करना बहुत जरूरी है ताकि लोग साइबर हाइजीन को मेंटेन कर सकें। लोग इंटरनेट का उतना ही यूज करें जितना कि उनको करना चाहिए। लोग 3-3, 4-4, 5-5 घंटे अगर उनका स्क्रीन टाइम होगा तो वो अनकॉन्शियसली ऐसी जगह चले जाएंगे, ऐसी साइट्स पे चले जाएंगे, ऐसे लिंक्स पे चले जाएंगे जहां पर उनको नहीं जाना चाहिए। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि जो घर में माता पिता हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों को भी लिमिटेड इंटरनेट का एक्सेस दे। ये इंपॉर्टेंट, मैं बस पूछने वाला था कि जब अभी आपने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग बिल्कुल बैन है, तो पेरेंट्स का कितना रोल है? पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पेरेंट्स अपने बच्चों को फ्री इंटरनेट का यूज का एक्सेस ना दें। वो उनको पूरा चेक करते रहे हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं, उनकी एजुकेशन में कितना हेल्पफुल हो सकता है, और लिमिटेड एक्सेस दे। क्योंकि बच्चे कई बार वहां पर इंटरनेट के थ्रू ऐसे फ्रॉडस्टर्स के साथ लिंक हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा इतने एनोनिमस ऐप्स अवेलेबल हैं, टेलीग्राम हो गया, डिस्कॉर्ड हो गया, कि जहां पर एक एनोनिमिटी मेंटेन की जाती है। जैसा आपने शुरुआत में खुद कहा कि उनको पहले ही पता चल जाता है कि ये कौन है, किस एज का है और क्या करना चाहता है। स्नैपचैट है जी। तो आप ये मानिए कि एनोनिमिटी क्यों क्रिएट की गई? एनोनिमिटी रहने का मतलब यही है कि वो जो सामने बैठा है वो कुछ गलत करना चाहता है, वो उस चीज का आदी बनाते हैं। फिर वो एनोनिमिटी ही इसलिए क्रिएट की जा रही है कि आदमी को पता ना चले कि पर्दे के पीछे कौन है। जैसे कि स्नैपचैट ही आप देख लीजिए। स्नैपचैट पे अगर आप कोई मैसेज डालेंगे, जैसे ही आप मैसेज पढ़ते हैं उसके बाद वो ऑटो मोड में मैसेज डिलीट हो जाता है। जी कि सिर्फ वो मैसेज तब तक ही दिया गया होता है जब तक कि वो पढ़ सके। डिस्कॉर्ड में आपको पता ही नहीं है कि पीछे कौन बैठा हुआ है, कि आपके साथ फ्रॉडस्टर बात कर रहा है। और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो डिस्कॉर्ड यूज करते हैं। तो मैं पेरेंट्स को यही एडवाइस करूंगा कि आप अपने बच्चों का फोन चेक करें, वो उनके फोन में कौन कौन से एप्स इंस्टॉल्ड है, पहले तो उनको फोन ना दे, अपने फोन से ही उनको करवाएं। और वो भी लिमिटेड सस्ते। कई बार क्या होता है कि फ्रॉडस्टर्स जो है आपका, क्योंकि आपके फोन में आपका फोन अकाउंट से लिंक्ड होता है, कई बार ऐसा ना हो कि बच्चे कोई ऐसे ऐप में चले जाए, कोई मालवेयर आपके फोन में इंस्टॉल कर दिया जाए और आप कहेंगे हमने तो कुछ किया नहीं और हमारा पैसा चला गया। तो बच्चों पे चेक करके, और घर में जो भी सिस्टम बच्चों को दे,
तो वो सिस्टम अपने मेन फोन से लिंक ना रखें। बिल्कुल बिल्कुल। सर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग तो कर रहे हैं, गलत भी है, लेकिन उनको शायद इस चीज़ का इल्म नहीं है कि ये लीगली क्राइम है और इस चीज़ में हम फंस भी सकते हैं। वो ये है कि किसी की आइडेंटिटी सोशल मीडिया पे डाल के उसको डिफेम करना या किसी भी शख्स के बारे में कोई गलत इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाना पब्लिकली, क्या वाकई ये क्राइम है लोगों को ऐसे करना? मैं ये बात आपसे डिसएग्री करता हूँ कि लोगों को पता नहीं है। क्या किसी के नाम से गलत नैरेटिव मीडिया में चलाना क्राइम नहीं है? सबको पता है। किसी के बारे में गलत इंफॉर्मेशन देना, किसी को इम्पर्सोनेट करना, ये क्राइम है और आईटी एक्ट में ये बिल्कुल क्राइम है और इसके लिए बाकायदा सजा है, उसका ट्रायल होता है, इसमें एफआईआर रजिस्टर होती है। तो गलती से भी आप किसी को इम्पर्सोनेट ना करें, किस गलती में किसी का गलत नैरेटिव ना क्रिएट करें और मिस इन्फॉर्मेशन ना इस माध्यम से आगे बढ़ाएं, क्योंकि एक बार नैरेटिव चला जाए तो उसको संभालना, उसको मिटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। इसके अलावा मैं आपके माध्यम से ये कहूंगा कि आज की डेट में हमने देखा कि लोगों के साथ सेक्सटॉर्शन भी हो रहा है। तो आप एनोनिमस अपनी इन्फॉर्मेशन एनोनिमस रखते हुए हमारे साथ पास रिपोर्ट करें। हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं जिससे कि हम इंटरनेट को रिक्वेस्ट करके आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन जो है सोशल मीडिया से रिमूव करवा सकते हैं और फ्रॉडस्टर्स के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। अभी आपने कहा कि बहुत ये एक सेंसिटिव इशू है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमारी बहनें भी हो सकती हैं, जो किसी के साथ शेयर करना सही नहीं समझते हैं या खौफ की वजह से या समाज के डर से फिर वो इस चीज़ का शिकार होते रहते हैं या अपने अंदर ही इसको दबा लेते हैं। वैसे मैं लोगों को कह रहा हूं कि वहां पर हमारा जो पोर्टल है उसमें एनोनिमस रहते हुए भी आप अपनी कंप्लेंट दे सकते हैं और उनको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। उसमें हमारा सहयोग पोर्टल है और भी उसमें नोडल ऑफिसर्स गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए हैं। हम जितने भी इंटरनेट के प्लेटफॉर्म्स हैं वो इन्फॉर्मेशन सारी रिमूव की जा सकती है और फ्रॉडस्टर्स के खिलाफ अंडर जो भी लीगल एक्शन बनता है वो लिया जाएगा। तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं और बिल्कुल भी एक्सटॉर्शन या किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग की जरूरत नहीं। सर आखिर में जनरल पब्लिक के लिए जिनकी उम्मीदें आपसे वाबस्ता हैं, जो इस चीज़ का शिकार हो चुके हैं, जो चाहते हैं कि इस चीज़ से लोग बचे, जनरल मासेस के लिए क्या मैसेज आपकी तरफ से होगा? मैं जनरल मैसेज यही देना चाहता हूं कि साइबर अवेयर रहिए, इंटरनेट का उतना ही यूज कीजिए जितनी आपकी जरूरत है, इंफॉर्मेशन का ओवरफ्लो मत लीजिए, रिस्ट्रिक्टेड यूज कीजिए, अपने बैंकिंग क्रेडेंशियल्स किसी के पास शेयर मत कीजिए, अपना फोन किसी को मत दीजिए और अपने बच्चों पर पूरी सर्विलेंस रखिए, पूरी सुपरविजन रखिए कि वो नेट पे क्या देख रहे हैं, वो उनका फ्रेंड सर्कल क्या है और वो किसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट सोशल मीडिया पर एक्सेप्ट कर रहे हैं, किसके साथ वो चैटिंग कर रहे हैं, मैसेजिंग कर रहे हैं और अपने आप को अवेयर रखें सोशली, ताकि कल के लिए हम एक जो है हमारा जो मुस्तकबिल है, हमारा जो फ्यूचर है, हमारे बच्चे जो हैं वो किसी किस्म के साइबर क्राइम का शिकार ना हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें पता है कि आप काफ़ी मसरूफ़ है, लेकिन उसके बाद भी आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। इंशाल्लाह अगर जिंदगानी रही तो और भी, क्योंकि ये बड़ा वास्ट टॉपिक है, लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाना ज़रूरी है ताकि लोग इस सबसे बच सके। इंशाल्लाह अगर जिंदगानी रही तो तफसीलन आप कभी और आपसे बात करेंगे और लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आपने देखा, जैसे एसएसपी साहब ने कहा कि किस तरह से लोग अभी फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं और किस तरह से उनको बचना है, कौन सी अवेयरनेस है, कैसे अपनी चीज आपको बचाना है, अपनी इज्जत को बचाना है, कैसे अपने सेलफोन्स का इस्तेमाल करना है, कैसे पेरेंट्स का कितना रोल है। तो ओवरऑल अगर सभी कश्मीर के लोग इस चीज़ पर अमल करेंगे, इन बातों को कान में रखकर आगे आने वाले वक्त में इंटरनेट का सही इस्तेमाल करेंगे, तो मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब हमारा कश्मीर इस चीज़ से आज़ाद हो जाएगा। कोई भी कश्मीरी शख्स साइबर फ्रॉड में इन्वॉल्व नहीं होगा, ना किसी चीज़ का शिकार होगा। इंशाल्लाह एक और शख्सियत को लेकर बहुत जल्द हम हाजिर होंगे। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।